ट्रैक्टर रैलीज, रेड फोर्ट पे कांड, निशान साहब, खालिस्तान, ये सब कुछ फार्म लॉस की वजह से है। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि ये सब फार्म लॉस की वजह से नहीं है। फार्म लॉस बस एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़ी पिक्चर का, जिसको मीडिया कवर नहीं कर रहा है। एंड ये चीज़ सब लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ऐसे कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ जिन फैक्ट्स को सुनने के बाद शायद आपका व्यू पॉइंट भी चेंज हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के द्वारा एक आंकड़ा निकाला गया था, जिस आंकड़े में साफ साफ ये बताया गया है कि ये जो रैलीज और प्रोटेस्ट जो 2-3 महीने से चल रही है ना, ये रैलीज और प्रोटेस्ट में 1.5 टाइम्स ज़्यादा लोग पंजाबी नहीं हैं, वो लोग हरियाणवी हैं, वो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो लोग पंजाब के नहीं हैं। तब आप लोग के दिमाग में ये बात तो ज़रूर चल रही होगी कि हमने तो बस पंजाबी लोग देखे हैं, अब मीडिया ही उन लोग को कवर कर रहा है तो आपको दिखेंगे वो ना। अब किसी के सिर पे थोड़ी लिखा है कि मैं पंजाबी हूँ या मैं हरियाणवी हूँ, या फिर हर पगड़ी पहनने वाला आदमी पंजाबी नहीं होता है। चलिए तो अब आते हैं मेन बात पे। आपने नोटिस किया होगा कि इस प्रोटेस्ट का एक मेजर पार्ट जो ये 26 जनवरी के दिन जो पूरी हड़ताल और ये सब कांड किया गया, ट्रैक्टरों के साथ, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, रेड फोर्ट पे जो निशान साहब लहराया गया, जिसको मीडिया ने कुछ बाद में खालिस्तान का नाम देके और कुछ ही बना दिया। पर फोकस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो यूथ है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। द रीजन नंबर 1 इज, जो ये यूथ है वो इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन को वायबल नहीं मानती है, उनको कोई भी नौकरी नहीं करनी है। इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पूरे देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कंपेयर किया जाए तो वो पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट उससे भी हाई है, वो बहुत बढ़ा हुआ है। एंड अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो पंजाब की मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी ही डाउन है अगर पूरे देश से कंपेयर की जाए तो। दूसरी बात, अगर इन लोगों को नौकरी नहीं करनी है तो ये यूथ ऐसी नहीं है कि ये फार्मिंग करना चाहती है, ये यूथ फार्मिंग भी नहीं करना चाहती, इनको फार्मर्स नहीं बनना। तीसरी बात, थोड़े टाइम पहले आपने नोटिस किया होगा कि एक मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, उसमें जो भी दर्शाया गया था, जो भी दृश्य दिखाए गए थे कि पूरा पंजाब चिट्टे में डूबा हुआ है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पंजाब की यूथ नशे में पड़ी हुई है। एंड सरकार अब किसी के हाथ मुंह बांध के तो रख नहीं सकती है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड दैट कैन नॉट बी डन। पर सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लेने के बावजूद इसके बारे में कुछ पुख्ता हल नहीं हो पाया अभी तक। और जैसे मैं बात कर रहा था कि हेल्थ फैसिलिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, इस सब सिनेरियो की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। एंड जो भी यूथ है वो सपने देखती है कि हमको कनाडा जाना है। अब हर किसी को सरकार वीज़ा लगवा के कनाडा तो भेज नहीं सकती है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू गो टू कनाडा जस्ट टू ड्राइव अ ट्रक, यू कैन डू दैट। ये जो जलंधर और लुधियाना की बेल्ट थी ना, सबसे रिच बेल्ट थी, पूरे देश को अनाज उपजाऊ मिलती थी यहाँ से। पर आज की डेट में ये बेल्ट रस्ट कर रही है, सड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे उतना काम किया ही नहीं जा रहा है। अब आते हैं सबसे पुख्ती बात पे, सबसे खतरनाक बात जिसने पंजाब को डुबा दिया है, पंजाब का कर्जा। पंजाब को सेंटर से इतना कर्जा है कि पंजाब उसमें डूबा हुआ है, पंजाब उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा है। पंजाब की मेजर पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, पर इन फार्मर्स को भी बिजली और पानी मुफ्त दिया गया है, क्योंकि उनसे उस चीज़ के भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। अब थैंक्स टू 1988 जो राजीव गांधी की सरकार झुक गई थी एंड किसानों की मांग पूरी की गई थी, तब से लेके आज दिन तक किसान से बिजली और पानी के पैसे नहीं लिए जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पंजाब इतने ही डेट में तो सरकार उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है। सेंटर से हर साल पैसा अलॉट किया जाता है स्टेट्स को, हर एक स्टेट को पैसा दिया जाता है, भले वो छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, वो भारत का हिस्सा है एंड सेंटर का फर्ज बनता है उनको पालना। अब वो सेंटर के पास पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा हमारे ही टैक्सों का पैसा है, वो हमारे ही हित में यूज़ किया जाता है। पर अगर कोई भी चीज़ अगर एक लायबिलिटी बन जाए तो उसको खिलाना पिलाना कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता है, क्योंकि सरकार जो पैसा देती है वो सरकार पैसा वापस भी मांगती है। एंड पंजाब का 2020 में जो आंकड़ा निकला था 1500 करोड़ के माइनस में चल रहे हैं वो लोग, कि इतना वो लोग नेगेटिव में चले हुए हैं, 1500 करोड़ तक पैसा उनको देने को पड़ा है अभी तक हमारे सेंटर को। मतलब अगर परसेंटेज में बात करें, जो फिस्कल डेफिसिट है, अब इतना टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो 3% तक गिर चुका है। एंड इस सब का मेन कारण ये था कि किसानों को एकदम मुफ्त में बिजली पानी दिया गया, उनसे कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं लिया गया। एंड सेकंड कारण था कि उनको जो लोन्स के लिए जो अप्लाई करते थे उसके लिए उनके लोन्स फटाफट पास कर दिए जाते थे सरकार के द्वारा। चलिए अब आते हैं फार्म लॉस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक फार्म लॉस पे नहीं है,
ये जो 26 जनवरी को कांड किया गया उस पे है। अब फार्म लॉस में मैं बात करूं तो मैंने भी फार्म लॉस पढ़े हैं, देखे हैं, एंड जो सरकार ने जो किया है बहुत ही बढ़िया किया है। बस एक चीज़ मेरे को लगती है कि जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो क्रॉप का उसमें डिसाइड करने के लिए नहीं लिखा गया है। अगर वो पॉइंट ऐड हो जाए, वो अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है, ऐसा न्यूज़ एडिटोरियल्स में बहुत बार लिख के आया गया है। पर इनकी डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि मेन फ्रस्ट्रेशन तो यही है कि उनका स्टेट कर्जे में डूबा हुआ है एंड उनकी यूथ अनएम्प्लॉयड है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज गिरी हुई हैं एंड उन सबको फिर भी जाना है कनाडा। तो गाइज अगर इस सब को पिक्चर में लाया जाए तब जाके उनका एक्चुअली मेन मकसद पता लगता है कि ये सब बस एक फार्म लॉस को हटाने के लिए नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो मिनिमम सेलिंग प्राइस का पॉइंट अगर नहीं भी डाला जाए तो कोई भी किसान या कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि कोई ऐसी डील करे जिसमें उसको घाटा हो। क्रॉप बेचने से पहले हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि कितने में कितना बेचा जाएगा, एंड अगर उसमें किसान अपनी मर्जी के बिना साइन कर देता है तो वो फोर्स्ड होगा। पर ऐसा कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता जो बिना देखे बिना पढ़े साइन कर देगा। एंड अब मिनिमम सेलिंग प्राइस की अगर बात खुली है तो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बात कर रहा हूँ ना मैं मिनिमम सेलिंग प्राइस, इस मिनिमम सेलिंग प्राइस पे पूरे इंडिया का अगर 100% कंसीडर किया जाए तो उसमें से बस 6% लोग ही हैं जो मिनिमम सेलिंग प्राइस पे अपनी क्रॉप्स को बेचते हैं। बाकी के 94% लोग डायरेक्ट मार्केट में जाके बेच देते हैं। तो ये मिनिमम सेलिंग प्राइस का पॉइंट आता ही वैलिड कहाँ से होता है? तो अब इस सबका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो सालों सालों से परंपरा चलती आ रही है, 1950s के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में शुरू हुआ था, जब इंडिया में भूखमरी फैली थी, तब से लेके आज तक ये पंजाब, लुधियाना, जालंधर की बेल्ट जो है, यहाँ पे बस वीट और पैडी ग्रो किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है एंड उसकी उपज की उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं। बल्कि इनको मूव करना चाहिए ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें थोड़ा कन्वर्ट करें क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सेकंड चीज़, ये जो वीट और पैडी को ग्रो करने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो जिम्मेदार है, क्योंकि ये खुद अपने खेतों में काम नहीं करते हैं। ये लोग अनस्किल्ड या फिर स्किल्ड लेबर को हायर करते हैं जो बाकी स्टेट से आती हैं, जैसे बिहार, झारखंड। ये जो लोग होते हैं इन लोग को हार्ड वर्क करवा के इनसे खेत में काम करवाते हैं और ये वीट और पैडी ही उगाते हैं। तो दोस्तों अंत में इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि ये जो किसानों ने 26 जनवरी को किया, ये किसान नहीं थे, ये कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जो देश में अनस्टेबलनेस लाना चाहते हैं। तो इनसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग 250 किलोमीटर दिल्ली के अंदर घुस के रेड फोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा सकते हो, इसके बजाय अगर तुम लोग 2.5 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के ट्रैक्टर घुमा के आए होते ना, तुमको पूरा भारत सपोर्ट करता, इसमें पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा होता। जिस संविधान ने तुमको ये ट्रैक्टर चलाने की ताकत दी है ना, ये वही संविधान है जिसके तुम लोग चीथड़े उड़ा के आए हो 26 जनवरी पे लाल किले पे जाके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो से तुमको कुछ मालूम पड़ा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड मेरी आवाज़ हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।